दिवाली के बाद फिर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। चुनावी नतीजों ने सत्ता के नए समीकरणों को जन्म दिया है, यानी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। उधर पार्टी संगठनों में नई जमावट पर काम भी होगा। उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले बीडी शर्मा एक बार फिर निकाय चुनाव से पहले अपनी टीम में कसावट करेंगे। बीजेपी कार्य समिति में इस बार सिंधिया के साथ आए कुछ नेताओं को जगह मिल सकती है। अब नई कार्यकारिणी का गठन होना है, उसमें 5 महामंत्री बन गए। शेष पदाधिकारी और कार्य समिति अतिशीघ्र माननीय अध्यक्ष जी उसकी घोषणा करेंगे और इसके बाद बाकी जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को पूरा करना और आगे की रूपरेखा तैयार करना ये पार्टी के एजेंडा में है। उधर प्रदेश कांग्रेस में भी पुनर्गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के दिल्ली लौटने के बाद कोई निर्णय हो सकता है। उन्होंने 2018 और फिर उपचुनाव को देखते हुए अपनी टीम को जंबो कर लिया था। अंदर की खबर है कि कई लोगों ने तो चुनाव में काम ही नहीं किया। ऐसे में अब पीसीसी को भंग भी किया जा सकता है ताकि नाराजगी को रोका जा सके। नाथ को आलाकमान से इसकी हरी झंडी मिलने की भी खबरें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपना घर दुरुस्त करने की बजाय सिंधिया फोबिया में ही उलझकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सिंधिया जी के दबाव में है और ये सरकार सिंधिया जी के दबाव से बाहर नहीं निकल पाएगी। सिंधिया जी डीलिंग के दूसरे चरण में केंद्र में मंत्री का पद भी लेने वाले हैं। संगठन में फेरबदल की आहट के बीच कई दिग्गज और युवा चेहरों की नई भूमिका पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कमलनाथ पीसीसी चीफ बने रहेंगे या फिर किसी युवा को कमान मिलेगी? 2023 तक प्रदेश में डटे रहने का ऐलान करने वाले कमलनाथ क्या नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी संभालेंगे? उपचुनाव में जीत के बाद क्या सिंधिया की मोदी कैबिनेट में एंट्री होगी? प्रदेश में उन बड़े चेहरों का क्या होगा जो चुनाव हार गए? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है बदलाव की आहट। दिवाली के बाद फिर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। चुनावी नतीजों ने सत्ता के नए समीकरणों को जन्म दिया है, यानी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। उधर पार्टी संगठन में भी नई जमावट पर अब काम होगा। निकाय चुनाव से पहले बीडी शर्मा अपनी टीम का ऐलान करेंगे। बीजेपी कार्य समिति में इस बार सिंधिया के साथ आए कुछ नेताओं को क्या जगह मिल पाएगी, ये एक सवाल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ सियासी घटनाक्रम सामने आने वाला है, इसी की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आज का मुद्दा में। और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आशीष अग्रवाल साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, माफ कीजिए बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं अब्बास हफीज साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त एक न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दिनेश गुप्ता जी से करना चाहूँगा। दरअसल हम जिसे बदलाव की आहट कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये दोनों पार्टियों में बदलाव है या फिर कांग्रेस को इस वक्त ज़्यादा बदलाव की दरकार है जबकि बीजेपी में कुछ रूटीन चेंजेस होना है? देखिए, कांग्रेस जिस मुकाम पर खड़ी है तो वहाँ तो हम ये कहेंगे उनको तो जो है पुनर्निर्माण करना है, बदलाव भी नहीं, उनको तो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग अपने आप को करना है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में मार्च में सरकार गई, एक जो है बहुत बड़ा जो है समर्थकों का गुट या पार्टी के जो नेताओं का गुट है वो छोड़कर चला गया। अब जो है उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव के परिणाम हैं, बहुत सारे जो है उनके कटु अनुभव, अच्छे अनुभव जो रहे हैं पार्टी के साथ। कमलनाथ जी जो है अपने हिसाब से अब चीज़ को जो उनका टीम है उसको वो बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से फ्री हैंड भी होगा, आप कोई दबाव नहीं होगा। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जो जोड़ी है और जो दूसरे नेता हैं उनकी सहमति से नया वो एक टीम बनाएंगे। क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता बहुत सारे जो है कांग्रेस कमेटी में कौन किस पद पर है। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी के अलावा किसी का आप नाम पूछेंगे तो एक दो नेताओं के नाम बता पाएंगे कि वो पदाधिकारी। भारतीय जनता पार्टी में जो एक जो है नेचुरल चेंजेज कुछ होना है उसमें। जब नई टीम बनती है तो पूरी कार्य समिति नई आती है। अब चुनाव के बाद जो कैबिनेट बनी है, 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं तो उनको जो है रिप्लेस करना है, उनकी जगह नए लोग लेंगे। पार्टी अपने हिसाब से अब चीज़ों को जो है व्यवस्थित करने की कोशिश करेगी, तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है। दोनों पार्टियों के लिए बदलाव जो है मेरे ख्याल से अब अगले 15-20 दिन जो हैं वो इसी प्रक्रिया में गुजर जाएंगे कि हमें किस तरह का बदलाव करना है, यही विचार विमर्श चलता रहेगा। ठीक,
अब्बास हफीज साहब, आपके पास आना चाहूँगा। फ्री हैंड तो दरअसल कमलनाथ 2018 में भी थे, जब एक जंबो टीम उन्होंने बनाई। और जैसा कि अभी दिनेश गुप्ता साहब कह रहे थे कि चेहरे शायद पहचान में आ जाएंगे, लेकिन उन चेहरों का नाम अगर आप किसी से पूछिए तो लोग 2-4 नामों के चेहरे जानते होंगे। क्या आपको लगता है कि उस वक्त कुछ गलती थी, कमी थी? क्या अब उसको दोबारा जब वापस लौट रहे हैं दिवाली की छुट्टी से वापस कमलनाथ जी, सुधारेंगे? किस तरह से देखते हैं आप इस नए बदलाव को? देखिए, सबसे पहली बात यह है सोहेल साहब कि अगर कमी होती तो हम 2018 का चुनाव जीतते ही नहीं। मतलब हमारा फॉर्मूला सक्सेसफुल था, जो उस वक्त की ज़रूरत थी उस हिसाब से कार्य जो हमारा संगठन था उसमें बदलाव भी किए गए थे और भारी बदलाव थे और भारी एडिशंस भी थे। लेकिन आज की ज़रूरत क्या है वो कमलनाथ जी के सामने है, वो दिग्विजय सिंह जी के सामने है, वो आला कमान के सामने है। तो हर संगठन के अंदर वक्त वक्त बदलाव होते हैं, परिवर्तन आता है। परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, कि एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा निरंतर चलती जा रही है, वो परिवर्तन है। तो परिवर्तन हर संगठन में होता है। हमारे पास, जैसा कि दिनेश गुप्ता जी ने कहा, कि कोई प्रेशर नहीं है। एक बहुत बड़ा जो प्रेशर डालने वाला गुट था, जिसकी वजह से हमारे संगठन को, हमारे राजनीतिक दल को, हमारी पार्टी को कहा जाता था कि गुटबाजी का शिकार हो रहा है। तो वो गुटबाजी का शिकार करने वाले अब भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं, वो आशीष जी के साथ हो गए हैं। अब ये समय बताएगा कि सिंधिया जी का हस्तक्षेप जो है, जो प्रेशर है, वो सिर्फ सत्ता में रहेगा इनकी या संगठन में भी रहेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े जो वर्ग है जो संतुष्ट असंतुष्ट हो गया है उनके साथ जाने वाला, कुछ लोग जो चले गए थे कांग्रेस के उनके साथ, तो अब उनको कहाँ से वो एडजस्ट करेंगे? वो कहाँ पर, क्या जिला अध्यक्ष जो भाजपा का होगा तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा सिंधिया जी का? तो ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हमारे पास तो जनता की सेवा करने के लिए हमें संगठन इसलिए खड़ा करना है कि नगरीय निकाय चुनाव का सामना करना है, उसके बाद 2023 है, रणनीति पे काम करना है, फ्री हैंड के साथ, फ्री माइंड के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी समस्याएं सामने हैं, तो वो जनता के लिए काम करेंगे या अपने तालमेल को बिठाने में सिंधिया जी, शिवराज जी, वी.डी. शर्मा जी, ये सारे अलग अलग जो क्षत्रप हैं, इनको संतुष्ट करने में लगे रहेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है आशीष अग्रवाल साहब, मुझे लगता है कि अब मुझे कोई नया सवाल जहन में नहीं सोचना चाहिए। अब्बास हफीज साहब ने इतनी सारी बातें कर दी, मैं चाहूँगा उसी पर आप अपना कमेंट दे दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब आप दो हिस्सों में ना बांटें। ये हमारी संस्कृति कभी रही नहीं। कौन कहां से आया था ये अब इतिहास का पन्ना है। अब तो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और चाहे वो संगठनात्मक विस्तार हो या सरकार और मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। और उसमें सिंधिया जी के भी जो पहले समर्थक कहे जाते थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका इक्वल राइट बनेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, जीवंत संगठन है। तो जब चुनाव होते हैं तब हम अपनी योजनाओं को और अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाते हैं, और जब नहीं होते तो उन योजनाओं को तैयार करने में समय लगाते हैं, अपने संगठन को विस्तार देने में समय लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु अपनी विचारधारा के विस्तार के लिए करती है, और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सिर्फ परीक्षा के समय ही पढ़ने वाला परीक्षार्थी है। दूसरी बात, जहां तक चैलेंजेस का विषय है, कांग्रेस के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इन उपचुनावों में जो 4 कांग्रेस दिखी, उनमें से कौन सी कांग्रेस सरवाइव करेगी, आज ये महत्वपूर्ण विषय है। एक कांग्रेस कमलनाथ की कांग्रेस थी, जो अपशब्द बोलती थी, जो गरीबों को नंगा भूखा कहती थी, दलित महिलाओं को आइटम कहती थी। दूसरी कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस थी, जो स्टार प्रचारक होते हुए भी आई नहीं और उन सारे अपशब्दों के लिए माफी मांगना चाहती थी। तीसरी कांग्रेस दिग्विजय सिंह की कांग्रेस थी, जो चाहती थी कि वो कैसे भी इस कांग्रेस को डुबाए ताकि उनका बेटा निकल कर आए। और चौथी कांग्रेस थी युवाओं की कांग्रेस, जैसे अब्बास हाफिज की कांग्रेस, जैसे जीतू पटवारी की कांग्रेस, जो चाहती थी कि ये जितने भी कार्य बादल मंडरा रहे हैं कांग्रेस पे वो छठे और अब इनकी छठा निकल कर आए। तो कांग्रेस पहले इन 4 कांग्रेसों से निकल ले, बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी
जनता की आवाज को अपने संगठन और सरकार तक ले जाती रहेगी, अपनी विचारधारा का मुझे विस्तार लगता है करती आशीष जी करती यहाँ पे रहेगी। कहना पड़ेगा कि जो बातें कही जा रही हैं इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि आप अब अंतर्यामी भी हो गए हैं, बहुत ही एक तरह से अच्छे प्रवक्ताओं में से गिनती होती है। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक नया काम शुरू किया कि आप लोगों को पढ़ने भी लगे, अपने हिसाब से मन को पढ़ने लगे। हमारे तो चुनाव के अंदर ये कहा जाने लगा था कि दूसरे नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं, कि सिर्फ कमलनाथ जी ही एक अकेले नेता हैं। ये आप लोगों की तरफ से भी आरोप लगते थे कि उनको काट दिया, इनको काट दिया। जब आने वाला समय दिख रहा है कि एक लीडर के पीछे सब लोग लामबंद हैं, आपके जगह पे जरूर वीडी शर्मा जी की भाजपा, तो कहीं पर दिखी नरोत्तम मिश्रा जी की भाजपा, तो कहीं शिवराज जी की भाजपा, और एक नई ऊर्जा से भरी हुई जो उनके लोगों को दिख रही थी, जिसमें असली में ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा था, सिंधिया जी की भाजपा। तो अब ये आपको तय करना है कि भाजपा किस रुख पे जाएगी। पहले तो सिर्फ ये होता था कि आरएसएस की भाजपा और नॉन आरएसएस की भाजपा, अब तो ये बहुत बड़ा सारा रायता फैल चुका है। आने वाले समय में जनता की सेवा कर लीजिए सर, सिर्फ बचाने में मत लगिएगा संगठन को, जनता का भला हो जाएगा। ठीक है आशीष साहब, आपका कमेंट देखिए, चाहूंगा, उसके प्रत्यक्ष बाद को में दिनेश प्रमाण गुप्ता की जी के पास। आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से 28 में से हमने लगभग 2/3 सीटें जीती हैं, वो ये बताता है कि हमारा संगठन भी एक था। तो हमारा जनता सुपड़ा भी साफ एक थी करने इस जा बात रहे को थे, साबित हमारी करने के अंतरकला लिए कि की 15 बातें माह करके, की सरकार तथाकथित कुशासनी अंतरकला की। सरकार थी। क्या 15 माह साफ की हुआ? सरकार वादा खिलाफी चंबल में थी, आधी और सीटें हम 5 जीत माह जाते की जो हैं और ये शिवराज आप सिंह जी कहते हैं कि सरकार प्रमाण है, की जरूरत उसने नहीं है। जनता के सामने हम जो सत्ताधारी विकास दल की हुए सौगात बिना रखी, जनता ने हमने उस पर 42% हमें मोहर का लगाई। मत आता हूं, प्रतिशत ले लिया। हफीज साहब आता हूं मैं आपके पास। बीच अपने क्रम पे बोलिए। बोलिए आशीष साहब, बोलिए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है क्या नहीं है, इन उपचुनावों के परिणाम से कांग्रेस को सीख लेना चाहिए। बाद बाकी अगर अभी भी कांग्रेस अपने घर में सच्चाई को नहीं स्वीकारना चाहती तो बधाई, अभी नगरीय निकाय चुनाव आएंगे, तब भी यही हश्र होगा, और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में वापस कांग्रेस इसी तरह की 2/3 सीटों से हार। हमें आधा मत प्रतिशत मिला, क्या सीखे हम उससे? आपने सत्ता का दुरुपयोग करके सिर्फ आधा मत प्रतिशत हासिल किया, तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बिना सरकार के, और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। तो 2018 में हमारा ज्यादा था। मैं आप दोनों मेहमानों के पास लौटता हूं। हमने विधानसभा पर चुनाव लड़ा भी नहीं था। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता जी, कांग्रेस ने पहले भी ये बात रखी थी, जब टिकट बंटवारे की बात आई तो कांग्रेस ने लगातार इस बात को उठाया कि सिंधिया गुट के जो लोग आए हैं उनको तमाम लोगों को टिकट देना एक मुश्किल काम होगा, लेकिन बीजेपी ने वो किया और ज़्यादातर सीटें जीत कर दिखाई। अब दोबारा से ये बात कही जा रही है कि जो लोग बच गए हैं उनको संगठन में जगह देना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। सवाल मैं बीजेपी से हट के आपसे कांग्रेस के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कांग्रेस के लिए अब नए चेहरे लाना बहुत आसान होगा? क्योंकि जिन लोगों पर कमलनाथ ने 2018 में भरोसा किया वो आज तक उनके साथ बने हुए थे, अब जब उन्हें हटाकर नए चेहरे चुनना होंगे तो क्या फिर भीतरघात, नाराजगी, विरोध, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के भीतर दोबारा नहीं पैदा होंगी? जो ज़मीनी नेता होते हैं जो लोग, उनको ज़मीनी नेता ही तलाश करने पड़ते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप यदि कमलनाथ जी को इस उपचुनाव में जो उन्होंने अपने बलबूते पे, जैसे आप कह सकते हो ना कि सिंधिया चले गए थे, दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे थे, अरुण यादव की भूमिका बहुत सीमित थी, अजय सिंह की भूमिका बहुत सीमित थी, तो ये एक जो कांग्रेस पार्टी थी जो अलग अलग लोगों को एक दल के रूप में हम जैसे पहचानते थे, वो केवल ये दिख रहा था कि एक वन मैन शो है, जो है पूरा जो आप चुनाव का प्रबंधन कह लीजिए, उसे चुनाव की रणनीति कह लीजिए, कि एक जगह से नज़र आ रही थी। जैसे हमने आम चुनाव में देखा था ना कि कुछ सीटों पर सिंधिया प्रचार कर रहे थे, कुछ इलाकों में दिग्विजय सिंह अपना एक काम कर रहे थे कि वो कार्यकर्ताओं को वो कर रहे थे, उस तरह का नहीं था उपचुनाव। उपचुनाव एक नए तरह का था, और जिन स्थितियों में उपचुनाव था वो बड़ा असाधारण उपचुनाव हुआ। तो आपको ऐसे नेताओं की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, जो ज़मीन में लोगों को अपने साथ, जो जनमानस है, जो वोटर है, उसको कांग्रेस के पक्ष में खड़ा कर सके, क्योंकि 3 साल का समय जो है बहुत लंबा समय नहीं होता। अब कब इतनी तेज़ी से निकल जाता है समय, और इसी बीच आपको नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं, तो फिर इसके बाद पंचायत चुनाव आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो है कदम दर कदम हर साल एक चुनाव आप कर दीजिए, तो जो है
पार्टियां व्यस्त रहेंगी और वो उनके पास चूंकि संगठन है, मजबूत संगठन जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्लेम करती है, तो उसकी भी परीक्षा होती है हर चुनाव में, उसके संगठन की भी होती है। तो आपको चेहरे ऐसे चाहिए जो संगठन का मुकाबला संगठन स्तर पर कर सकें, नेता का मुकाबला नेता के स्तर पर कर सकें। यदि आपके पास शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में वैसे ही चेहरों की आवश्यकता होगी, वैसे ही लोगों की होगी आपकी आवश्यकता, क्योंकि जो जब चुनाव होता है, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव पहले हमने महापौर वाला देखा था कि वो प्रत्यक्ष वाले जो व्यवस्था थी वो कमलनाथ सरकार ने ख़त्म कर दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी फिर महापौर का चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से करेगी, तो आपको ऐसे नेता भी तलाश करने होंगे हर नगर निगम में जो कांग्रेस पार्टी की जो जीवंतता है वो दिखा सके, और जो नेता की जो वहाँ की नेता हैं हमारे पास, जैसे जो खासकर जो ग्वालियर चंबल रीजन में जहाँ सबसे ज़्यादा फाइट हुई, वैसे तो आप विंध्य को छोड़ दीजिए तो हर इलाके में कोई ना कोई चुनाव था। आप जो है सब जगह किसी ना किसी सीट पे, चाहे बुंदेलखंड में हो या मालवा निमाड़ में हो, सब जगह कुछ ना कुछ चुनाव थे। तो इस बार जो अगली चुनौती है वो है नगरीय निकायों की। इससे पहले कांग्रेस को सक्रिय दिखना है और जो एक सक्रिय नेताओं की फौज भी खड़ी करना है जो कांग्रेस पार्टी को फिर से 23 के लिए तैयार कर सकें। अब्बास हफीज साहब, आज बंसल न्यूज़ पर बता ही दीजिए, क्या कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है या फिर नहीं है, मिल जाएंगे? देखिए, बहुत सारे चेहरे तो उभर के भी सामने आए हैं जो मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में 15 महीने देखे गए थे, अलग अलग क्षेत्रों के थे, और बहुत सारे चेहरे उभर के उपचुनाव के अंदर सामने आए हैं। निरंतर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के पास उनके एक जुड़ाव है, और ये कोई किसी भी राजनीतिक दल में चेहरों की कमी नहीं होती है, बस उनकी स्वीकार्यता होती है कि वो कहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास अगर चेहरे नहीं होते तो उपचुनाव के अंदर हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, जिसको बीजेपी ने कहा था सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, तो आने वाले समय में आपको भी दिख जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भी दिख जाएगा, हमारे मित्र आशीष जी को भी दिख जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, कोई चेहरे की कमी नहीं है। तो कहते थे प्रत्याशी नहीं मिलेगा हमको, कहते थे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा हमको, ये बीजेपी का शगुफा है कि चेहरा नहीं है। सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, नीचे बहुत बड़ी सफ है, बहुत बड़ी लाइन है जो आपके सामने है। तो आशीष अग्रवाल साहब, लगता है आपको कि अब स्थानीय निकाय में अब जो चुनौती है आसान नहीं होगी, नई टीम बनाने जाना है कमलनाथ? बन चुकी। देखिए, अगर सही में कांग्रेस के पास इतने सारे चेहरे हैं तो मैं अपने भाई अब्बास हाफिज से आग्रह करूंगा कि वे सोनिया गांधी जी को जरूर सुझाएं, क्योंकि वो बेचारी लगभग 2 साल से परेशान है कि किसको अध्यक्ष बनाए। बेटा एकदम नाकारा है और कोई उनको समझ आता नहीं। ये आपको शोभा नहीं देती, आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, ये भाजपा की भाषा नहीं बोलिए, आप बहुत सभ्य हैं। सुनिए ना, हम अपनी फ्रेटर्निटी के अक्रॉस द पार्टी लाइन सम्मान करते हैं। हाफिज साहब, आता हूं मैं आपके पास। मैं तो सुनिए ना, बिल्कुल आप सुनिए ना, बीच में मेरे क्रम पे ना बोले। तो दूसरी बात, जैसे दिनेश गुप्ता जी ने कि मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, परंतु ये हम ना भूलें कि कांग्रेस कभी भी एक कार्यकर्ता आधारित दल नहीं रहा है, कांग्रेस नेता आधारित दल रहा है। और ये जो टूटना है, जो हारना है, जब जब नेता कमजोर होता है कांग्रेस के साथ होता है। तो जब जब कांग्रेस को एक सशक्त नेता नहीं मिलेगा केंद्रीय स्तर पर, कांग्रेस वापस से अपना शासन नहीं हासिल करेगी, कांग्रेस इसी तरीके से टूटती फूटती और गिरती नजर आएगी। जहां तक विषय है नगरीय निकायों का या चेहरों का, कांग्रेस ने ये जो भी सीटें जीती हैं, ये जानते हैं कि उनके समीकरण क्या रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे जो मित्र कह रहे हैं कि सुपड़ा साहब, अगर 2/3 सीटों को गंवाने के बाद भी, और वो भी कौन सी सीटें जो आपकी सीटें हैं, अगर उसको आप सुपड़ा साफ नहीं मानते तो ये खुशफहमी आपको मुबारक हो। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के सामने अब जो चैलेंज है वो सबसे पहले तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना। उसके लिए कांग्रेस को एक नेता प्रतिपक्ष चाहिए, कांग्रेस को एक अपना प्रदेश का अध्यक्ष चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं भूल ही जाता हूं, और उसके बाद जनता में उतरने वाले नेता चाहिए जो सड़क पर जाएं, इसी कमरे से बैठ के बात नहीं करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आशीष जी सुनिए, समय बहुत कम बचा है। आशीष जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे तरीका होता है, और आप बहुत विद्वान हैं इस मामले के अंदर, कि अपना घर के ऊपर जितनी परेशानियां से छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप धारा प्रवाह लगाते जाइए, आपसे सवाल नहीं हो। सबसे बड़ा आपका मसला है कि ये जो आपके अंदर गुटबाजी की शुरुआत है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। इससे जनता को नुकसान होता है। हमें जनता को प्राथमिकता पे देखने की आदत है। हमने अपने न जाने कितने नेताओं को खोया है नेशनल इंटरेस्ट के कामों के अंदर, राष्ट्र हित के कामों के अंदर, प्रदेश हित के कामों में। जनता सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें
जनता अपनी कार्यकर्ता विचारधारा के नेता एक विस्तार अलग के बात लिए है, करते हैं। जनता हमको जिताती है। दूसरी बात यह है कि आज आपको ये सोचना होगा कि आप अपने संगठन की जो आप फिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा फिक्र कर लीजिए मध्य प्रदेश की। आज मुखिया मध्य प्रदेश के नए करोड़ों के विमान के अंदर अपनी एक निजी यात्रा पे गए हुए हैं। यहाँ गाड़ी में डीजल डलाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है। आप ये सारी चीजें मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि जनता इनको इग्नोर नहीं करेगी। गलत आखिरी बात जानकारी मेरी यह है कि आपने कहा कि गलत हमने अपनी जानकारी सीटें खो दी। अरे हमारी ट्रेडिशनल सीट्स जो नहीं थी वो हमारे पास थी। आप मुरैना की सुनिए, एग्जाम्पल जवाब ले लीजिए, पिछली बार हमारे पास नहीं थी, उससे पहले हमारे पास नहीं थी, 2018 में हम जीते, फिर हमने उसको रिटेन अब्बास करी। ऐसी बहुत सारी विधानसभा। ठीक, अब्बास साहब समय मेरे पास कम बचा है। दिनेश गुप्ता साहब आपके पास आऊँगा, आखिरी 1 मिनट मेरे पास। आशीष साहब ने उठाया केंद्रीय नेतृत्व का मामला, ज़रूर कहा। कपिल सिब्बल ने भी एक बयान दिया, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में हमारी हार हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, केंद्रीय नेतृत्व ने कोई कमेंट नहीं किया। आपको लगता है कि ये चीज़ ऊपर से जो हिरार्की सिस्टम है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट पहुंचाता है? देखिए, कपिल सिब्बल ने ये पहली बार नहीं कहा। पहले भी जब आप याद करिए कि एक बार और गुलाम वो नबी AICC आज़ाद की बैठक वगैरह, में बोल गए AICC की थे। बैठक जी। में सब बोला था। ये विषय हर कांग्रेस जन के दिमाग में है कि भाई आप अध्यक्ष दीजिए, स्थायी जो अध्यक्ष है, एक सशक्त संगठन दीजिए। आप कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसको रोकना तो पड़ेगा ना। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखेंगे, यदि 2 ही दल आधारित व्यवस्था है यहाँ, यदि जो है भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कोशिश करेगी ना कि ये कांग्रेस मुक्त हो। और कांग्रेस के लिए ये चैलेंज है कि उसे अपना ये जो घर है, जो इसका कभी ना कभी ये रहता है कि एक पार्टियां बदल के सरकार आ जाती है, तो उसको लगा बना के रखें। और इसके लिए उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, कमलनाथ जी के सामने भी और पार्टी के सामने भी है, कि ऐसा आम सहमति के चेहरे देना जो आगे 23 और फिर 23 के आगे के जो चुनाव है, 24 का लोकसभा है, वो ठीक से लड़ सकते हैं। चलिए, लड़ाई बने बहुत लंबी है। दिनेश गुप्ता साहब आपका, आशीष अग्रवाल साहब आपका और अब्बास हफीज साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।